हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये तुगलक वंश लगभग दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। ठीक है, सबसे पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सैयद वंश की और लोदी वंश की, और इससे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुग़ल वंश की। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय माता दी। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, बड़ा छोटा छोटा लिखा है, आज बहुत छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा ज़्यादा लिखने को था, थोड़ा आप लोग कॉपरेट करिएगा। हम इसको बोलते रहेंगे, अच्छे से बोलेंगे, आप लोग बुला हुआ लिखिए। ठीक है, ये तो दिखाई बहुत मुश्किल से दे रहा होगा, कब दिखाई भी ना दे रहा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश ये जो है ये 1320 से 1414 ईस्वी तक लगभग चला था। लगभग 94 वर्ष यह चला था। ठीक है, खुसरो खान को पराजित करके कब पराजित करके 5 सितंबर 1320 को 5 सितंबर 1320 को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक कहें या तुगलक गाजी कहें या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर विराजमान हो गया था, गद्दी पर बैठ गया था। 5 को हराया था और 3 दिन बाद ही गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, 5 सितंबर 1320 को खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक भी इसका नाम था, तुगलक गाजी भी इसका नाम था, और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ही यह गद्दी पर 3 दिन बाद 8 सितंबर 1320 ईस्वी को विराजमान हो गया था, बैठ गया था। ठीक है, इसके जो पिताजी कहें या मतलब इसने जो है क्या किया था, अमीरों की जो भूमि थी उसको वापस लौटा दी थी। इसने क्या किया था, इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीरों की भूमि लिया करते थे, जो खिलजी लोग थे वो अमीरों की भूमि लिया करते थे। इसने क्या किया था, अलाउद्दीन के समय की जो अमीरों की भूमि थी उसको वापस कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीरों की भूमि ले ली थी उसी को तुगलक ने आकर के अमीरों की भूमि अमीरों को वापस कर दी थी। ठीक है, वास्तविकता में यह पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। काफ़ी नहरें इसने खुदवाई थी। इसने सिंचाई और नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, सिंचाई के लिए ही नहरों का निर्माण करवाया था। ये प्रथम शासक था, ये दिल्ली सल्तनत का गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इसने दिल्ली के समीप पहाड़ियों, ये दिल्ली तक नहरों को लेकर के गया था। दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर रोमन शैली में एक तुगलकाबाद नगर, इसको बाद में तुगलकाबाद फोर्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, इसने दिल्ली के समीप, किसके समीप, दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर, किस शैली में, रोमन शैली में, किस शैली में, रोमन शैली में तुगलकाबाद नगर बसाया था, जिसे 56 कोट भी कहा जाता था, जिसको बाद में 56 कोट भी कहा जाता था। ठीक है, इसको बाद में 56 कोट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह बलबन के तुर्की गुलाम का पुत्र था। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। यह बलबन के एक तुर्की गुलाम थे तुगलक, उनका पुत्र था कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यह करौन तुर्क जनजाति का था। कौन सी जनजाति का था, करौन तुर्क जनजाति का था। ठीक है, कौन, गयासुद्दीन तुगलक। 1315 में अलाउद्दीन खिलजी ने दीपालपुर का सूबेदार इसको बनाया था। इसकी सैन्य में भर्ती हो गई थी खिलजी के समय पे ही ये सेना में भर्ती हो गया था, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने दीपालपुर का सूबेदार बना दिया। ये काफ़ी अच्छा सैनिक था, इसलिए 1315 को इसको अलाउद्दीन खिलजी ने दीपालपुर का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, दीपालपुर का सूबेदार बनाया। 29 अवसरों पर, इसके काल में 29 अवसरों पर इसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण किया और उनको भारत से खदेड़ा भी। ठीक है, 29 अवसरों पर, कितने अवसरों पर, 29 अवसरों पर इसने क्या किया, मंगोलों के विरुद्ध
आक्रमण किया था। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, आसानी से मिल सके। ठीक है, 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध इसने क्या किया, युद्ध किया और उनको भारत से खदेड़ा भी। मलिक उल गाजी से फिर उसके बाद में यह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। किसके नाम से? मलिक उल गाजी के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसके काल में डाक व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए गए। डाक व्यवस्था काफ़ी अच्छी खासी इसके काल में चलाई गई, काफ़ी सुधार किया गया उसमें, काफ़ी नए नए जोड़े गए उसमें। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा ना दे करके यह जागीरें दिया करता था। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, खिलजी वंश में सरकारी जो कर्मचारी थे उनको क्या दिया जाता था, हिस्सा दिया जाता था। जो भी होता था पैसा वगैरह उसका हिस्सा दिया करते थे। लेकिन इसने क्या किया, हिस्सा ना दे करके उनको जागीरें, ज़मीनें देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनको जागीरें देना स्टार्ट कर दिया। इसका न्याय इतना कठोर था, इसका न्याय इतना ज़्यादा कठोर था कि भेड़िया भी, एक कहानी है कि भेड़िया भी साहस नहीं करता था भेड़ की ओर देखने के लिए। ठीक है, ये इसके काल में इतनी ज़्यादा मतलब न्याय के प्रति इतना ज़्यादा सजग था कि इस कहानी में तब्दील हो गया कि भेड़िया भी साहस नहीं करता था भेड़ की तरफ देखने के लिए। ठीक है, ये इतना न्यायप्रिय था। इसने भेड़िया का साहस नहीं होता था कि वह भेड़ की ओर देखे। ठीक है, 1321 में पुत्र जूना खान के नेतृत्व में तेलंगाना अभियान चलाया था इसने। ठीक है, अपने पुत्र को इसने तेलंगाना अभियान पर भेजा था। कब? 1321 में। ठीक है, 1321 में लेकिन वह सफल नहीं हुआ था। द्वितीय जो अभियान हुआ था तेलंगाना का वो 1323 में हुआ था, 2 वर्ष बाद वह उसमें सफल हुआ था। ठीक है, 1321 में पुत्र जूना खान के नेतृत्व में तेलंगाना अभियान इसने चलाया था लेकिन वह सफल नहीं हुआ था। 1323 में द्वितीय आक्रमण सफलता मिली इसको, द्वितीय आक्रमण इसका सफल हुआ था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में अपने पुत्र जूना खान के कारण ही इसकी मृत्यु हो जाती है। जूना खान ने क्या किया था, लकड़ी का एक महल बनवाया था और जब ये उस लकड़ी के महल में प्रवेश किया था तो वो भरभरा करके गिर गया था और उसी में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इब्न बतूता कहता है कि इसकी जो मौत का जिम्मेदार था वो उसका पुत्र जूना खान ही था। ठीक है, जूना खान को ही इसने दोषी ठहराया था कि इसने इब्न बतूता ने एक रेहला पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जब यह बंगाल से लौट रहा था, गयासुद्दीन तुगलक मरने से पहले जब बंगाल से लौट रहा था तब इसके निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया से काफ़ी मतभेद थे। तो मतभेद के कारण इसने अपना दूत भेजा था औलिया के पास, उनसे ये कहा था कि मैं जब तक दिल्ली आऊँ तब तक आप दिल्ली खाली कर दीजिए। लेकिन औलिया ने भी उस समय कहा था कि हुनूज़ दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। और ये रियल में वास्तविकता में उनके पास पहुँचते पहुँचते महल में दब करके मर गया था। ठीक है, इसके बाद तुरंत कौन बन जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक बन जाता है। जूना खान जो इसका बेटा था उसी का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसी का नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक लगभग शासन करता है। 1325 से 1351 तक शासन करता है। यह सबसे पढ़ा लिखा था दिल्ली सल्तनत में, या इससे पहले जो भी शासक हुआ करते थे उनमें ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यह सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसका नाम जूना खान था और उलूग खान था। क्या था? जूना खान था और उलूग खान भी था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा होने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस में था। इसने काफ़ी कर लगा दिए थे, किसानों को परेशान कर दिया था, सैनिकों को परेशान कर दिया था। ठीक है, इसकी काफ़ी गलतियां थी। इसकी अभी हम 5-6 गलतियां भी गिनेंगे। ठीक है, इसकी गलतियां थी। इसने राजधानी को पहले स्थानांतरित किया, यहाँ से वहाँ ले गया, फिर वहाँ से यहाँ ले आया, क्योंकि एक जगह से राजधानी दूसरी जगह ले जाने में सारा प्रशासनिक सब कुछ, संसद, मतलब हर चीज़ वहाँ दोबारा बनानी पड़ती है।
ठीक है, इसमें उसका ज़्यादा खर्चा लग गया था, इसलिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण ये ओवर कॉन्फिडेंस भी था। इसी से इसकी जनता बहुत परेशान थी और इसको पागल शासक कहा जाने लगा। इसको क्या, कौन सा, ये क्रूर शासक भी था, इसको पागल शासक कहा जाने लगा था। ठीक है, इसकी काफ़ी बड़ी भूलें थीं जो जिस भूल की वजह से ही अगला शासक दिल्ली सल्तनत में बनने से इनकार कर रहा था, इसका बेटा ही इनकार करने लगा था। राजधानी ट्रांसफ़र, सबसे बड़ी इसकी भूल थी राजधानी ट्रांसफ़र। इसने राजधानी को क्या किया, 1323 से 1327 में, ये लिखा 1327 में क्या किया था इसने, दिल्ली से देवगिरी इसने स्थानांतरित की राजधानी। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तब तक, तो जब दिल्ली से देवगिरी पहुँचे तब तक इसकी लगभग काफ़ी जनता भूखे प्यासे चलते, काफ़ी घुड़सवार और काफ़ी घोड़े ख़त्म हो चुके थे, मर गए थे। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी सारा प्रशासनिक काम करवाने लगा। फिर पता नहीं इसका क्या मूड हुआ कि 1335 में फिर उसने कहा अब दिल्ली चलो। अब कहाँ चलो, अब दिल्ली चलो। अब फिर इसी में इसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग गया, काफ़ी लोग इसके मारे गए। ठीक है, दूसरी इसकी सबसे बड़ी भूल क्या थी, 1 मिनट इरेज कर दें इसको। वीडियो को आप लोग कई बार में देखें, 2 बार में, 1 बार में इसको अच्छे से समझें और दूसरी बार में इसको लिखने का प्रयास किया करें। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, ये वाला हम इधर समझा कर लिखेंगे। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए, उनको जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, और घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, कोविड चल रहा है, कई साल बाद इतनी खतरनाक बीमारी आई है, इसमें हम लोग घर पर ही रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। ठीक है, पहली गलती क्या थी उसकी कि उसने 1327 में क्या किया था, दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की और 1335 में पुनः दिल्ली आया था। इसकी ये सबसे बड़ी भूल थी। इसके बाद जो दूसरी इसकी भूल थी, 1 मिनट, चलिए देखते हैं। जो इसकी पहली भूल थी वो दिल्ली से जो इसने राजधानी स्थानांतरित की थी, और जो इसकी दूसरी भूल थी वो 1328 से 1329 में इसने क्या किया था, खुरासान में कोई केंद्रीय प्रशासन नहीं था। खुरासान में उसमें मंगोलों का आक्रमण चल रहा था। खुरासान में उस समय किसका शासन चल रहा था, मंगोलों का शासन चल रहा था। मंगोल उस समय राज्य करते थे। लेकिन जब यह यहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगा, जब यह प्रशासन कमज़ोर पड़ने लगा, तो इसके कई मंत्री वगैरह, तो इसके कई मिनिस्टर वगैरह, कई मंत्री जो थे इसके, वो कहाँ चले आए थे, इसके पास चले आए थे। ठीक है, चले आए थे। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के पास में चले आए थे, तो और उन्होंने कहा था कि अपनी सेना भेजिए और खुरासान को अपने शासन में मिला लीजिए। तो इसने क्या किया था, बहुत बड़ी सेना तैयार की और उनको 1 साल का लगभग, कितने साल का, 1 साल का लगभग एडवांस वेतन दे दिया था। इसमें क्या हुआ था, एडवांस वेतन दे दिया था 1 साल का। और उसने काफ़ी बड़ी सेना एकत्रित की थी, और सेना एकत्रित करने के बाद 1 साल का एडवांस वेतन देने के बाद भी आक्रमण नहीं किया था। इसने क्या किया था, आक्रमण नहीं किया था, जिससे इसका खजाना तो खाली हो ही चुका था। 1 साल का जब एडवांस वेतन दे दिया तो इसका खजाना खाली हो चुका था। ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब इसका खजाना खाली हो गया तो 1330 में क्या हुआ, इसने टोकन मुद्रा चालू की। पहले टंका चलती थी इसके शासनकाल में चांदी का। जब इसने देखा कि चांदी भी बचाना है हमको, खजाना भी बचाना है, तो इसने क्या किया, टोकन मुद्रा चालू की खजाना बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए, खजाना, अपना खजाना बचाने के लिए इसने क्या, टोकन मुद्रा चालू कर दी, टोकन की करेंसी चालू कर दी।
कॉपर प्लस ब्रास, पीतल की होती थी ये। तो इससे क्या होता था, जो व्यापारी आते थे उनको ज़्यादा चांदी भी नहीं मिल पाता था, उनको ज़्यादा चांदी भी नहीं मिल पाता था, और उनको यहाँ पे क्या होने लगा था, घाटा होने लगा था। क्या होने लगा था, उनको यहाँ घाटा होने लगा था। ठीक है, ये भी इसकी काफ़ी बड़ी भूल थी। लेकिन फिर इसने क्या किया था, बाद में जब इसको पता चला यहाँ व्यापारी भी नहीं आते हैं, तो इसने जो टोकन मुद्रा थी ये, इसको दोबारा से फिर से चांदी में परिवर्तित किया। ये सबसे बड़ी भूल इसकी हुई। पहले तो उनको कम दामों में लगाया, फिर उसमें चांदी भी लगवा दिया। अब इसकी सबसे बड़ी भूल ये हो गई। कहते ना, गलती होती फिर गलती पे गलती होती ही रहती है। यही इसके साथ हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। इसने क्या किया, गलती पे गलती यह करता चला गया। ठीक है, अब फिर इसकी जो ये गलती थी, जो चौथी इसकी गलती थी वो क्या थी, कराचिल। कौन से, कराचिल अभियान। ये इसकी चौथी गलती थी। ये इसकी चौथी गलती थी, कराचिल अभियान। कराचिल अभियान में क्या था, ये चीन को जीतना चाहता था। ये किसको जीतना चाहता था, चीन को जीतना चाहता था। हिमाचल प्रदेश होते हुए अपनी सेना को इसने 10,000 घुड़सवार इसने भेजे थे, वो भी सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में। इसने क्या किया, 10,000 घुड़सवारों को भेजा था चीन को जीतने के लिए, और वहाँ हिंदू राजाओं के बीच में फंस के उनको क्या किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। या वो ये कहें, कुछ किताबों में है कि हिंदू राजाओं के बीच में फंस करके उनको मार दिया गया। कुछ ये कहते हैं कि चीन जाते समय, यह हिमाचल प्रदेश के आगे जाते समय बर्फ़ में फंस करके मर गए थे। इसकी सेना भी खाली होने लगी धीरे धीरे, उसका खजाना भी खाली होने लगा। फिर क्या हुआ, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि हुई। दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि हुई। गंगा यमुना जो क्षेत्र था, उसमें क्या हुआ, इसने कर ज़्यादा लगा दिया। ज़्यादातर उसने कर लगा दिया। और कर कितना लगा दिया, लगभग अगर 1/4 का मतलब ये है कि 3 हिस्सा इसका होता था, 1 हिस्सा किसान को देता था ये। ठीक है, 1 हिस्सा किसान को देता था, उसी में उसकी लागत पानी सब कुछ होती थी। इसी से परेशान होकर के किसानों ने इसके राज्य से पलायन करना ही उचित समझा, और वह जंगलों में जा कर के बस गए। ठीक है, और वह जंगलों में जा कर के रहने लगे। कराचिल अभियान चीन वाला, इसकी बड़ी गलती हुई। उसके बाद इसने टोकन मुद्रा वाली ये गलती की। सबसे पहली गलती उसकी हुई थी वो राजधानी परिवर्तन वाली। फिर उसके बाद ये खुरासान में केंद्रीय प्रशासन में सैनिकों को एडवांस में दे दिया, ये उसकी गलती हो गई। उसके बाद क्या किया, इसने काफ़ी किला भी बनवाए थे। एक आदिलाबाद, एक इसने किला बनवाया था आदिलाबाद। कौन सा किला बनवाया था, आदिलाबाद का किला बनाया इसने। जहाँपनाह नगर बनाया, जहाँपनाह नगर बसाया। ठीक है, इसने क्या किया था, जो तक्कावी ऋण एक होता था वो लगा दिया था, तक्कावी ऋण इसने लगाया है। ठीक है, ये सब इसने इतना काम ये सब किया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, अंत में 1351 में क्या होता था कि ये सिंध में ठट्टा एक जगह है, सिंध से ठट्टा अभियान में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ कौन होता है, फिरोज शाह तुगलक इसका कजन था ये। ठीक है, इसके चाचा का बेटा था ये फिरोज शाह तुगलक, ये इसके साथ में था। इसके बाद शासन कौन करता है, यही शासन करता है। ठीक है, इसका भी 2 बार राज्याभिषेक होता है। इसका कितने बार राज्याभिषेक होता है, इसका भी 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक तो पहले यह ठट्टा में ही होता है उसका, वहीं पे। उसके बाद जब यह आता है दिल्ली, तो दिल्ली में देखता है कि वहाँ के जो अमीर थे, या जो वहाँ पे जो गद्दी पे बैठाने वाले होते हैं उसके वज़ीर, उन्होंने क्या किया था कि जो इसका दूसरा कई बेटे थे, इसके क्या नाम, मोहम्मद बिन तुगलक के किसी बेटे को उसने बैठा दिया था। तो उसके साथ इसने युद्ध किया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर से क्या किया, वहाँ पर राज्याभिषेक करवाया। दिल्ली में भी राज्याभिषेक करवाया। इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, किसका, फिरोज शाह तुगलक का। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक भी बड़ी मुश्किल से गद्दी पर बैठा था, क्योंकि पूरा खजाना तो खाली हो चुका था, राज्य तो बर्बाद हो चुका था, क्योंकि वह होशियार बहुत था। और होशियार आदमी तो आप जानते हैं, थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आया तो गया। फिर क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने
1351 से 1388 तक शासन चलाया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का अकबर। किसको अकबर कहते थे? किसको? दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते थे फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते थे। ठीक है, अकबर कहा जाता था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये आपको बता चुके हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, जो इसके पिता ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उसने क्या उन्होंने जो वो तक्कावी ऋण चलाया था उसको माफ़ किया था। लगभग इसमें थोड़ा बहुत कांग्रेस शासन भी इसमें मिलती है। जो अपनी कांग्रेस शासन थी इससे पहले काफ़ी ऋण वगैरह माफ़ करती रहती थी और काफ़ी थोड़े उल्टे सीधे भी काम थे, उसमें कांग्रेस शासन इसमें फिरोज शाह तुगलक में थोड़ा बहुत दिखाई देगा। जो भी ऋण वगैरह थे, लोन वगैरह थे, वो इसने किसने माफ़ किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने जो भी इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने जो ऋण वगैरह लगाए थे वो इसने फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिए थे। इसने क्या किया था? गरीब मुस्लिम कन्याओं के लिए सरकारी खजाने से शादी कराता था। गरीब मुस्लिम कन्याओं की ये शादी कराता था। इसी में इसने एक विभाग बनाया था। कौन सा विभाग बनाया था? दीवाने खैरात एक इसने ये विभाग बनाया था, जिसमें से क्या होता था, जिसमें से पैसा निकालकर ये मुस्लिम कन्याओं की शादी करवाता था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था? दीवाने बंदगान बनाया था। दीवाने बंदगान बनाया था, जिसमें क्या होता था, इसको गुलामों का विभाग कहते हैं। किसका विभाग कहते हैं? गुलामों का विभाग। इसमें ये गुलामों को क्या करता था? स्किल डेवलपमेंट, ये स्किल उनका मतलब बढ़ाता था। कौन? यही जो फिरोज शाह तुगलक था, कि वो कई विभागों में काम कर सकें, इसलिए कि वो कई विभागों में काम कर सकें और इसके जो गुलाम थे वो कहीं बाहर नहीं जाते थे। ये इसने रोक लगाई थी कि गुलामों को बाहर बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, इसने भी काफ़ी नहरें खुदवाई। इसने क्या किया? इसने भी नहरें खुदवाई। इसने काफ़ी काम किया था, इसीलिए तो इसको क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत का अकबर। ठीक है, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते थे। इसने भी काफ़ी नहरें खुदवाई। लगभग 300 से ज़्यादा इसने शहर बसाए। ठीक है, कितने से? 300, लगभग 300 से ज़्यादा इसने शहर बसाए थे, जिसमें फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हिसार पता होगा हरियाणा के पास में है हिसार। ठीक है, और इसने भी अपने कज़िन के नाम से फ़तेहाबाद शहर बसाया था। ठीक है, अपने बेटे के नाम से नहीं, अपने कज़िन के नाम से, जो कज़िन इसका ब्रदर था उसके नाम से इसने क्या किया था? फ़तेहाबाद शहर बसाया था। इसके बाद इसने जौनपुर शहर बसाया था। जौनपुर शहर, जिसमें बाद में सरकी वंश का शासन हो गया था। सरकी वंश का शासन बाद में कभी हुआ होगा। इसमें जौनपुर शहर बसाया था आदि। ठीक है, और इसने काफ़ी हॉस्पिटल भी बनवाए थे। काफ़ी क्या बनवाए थे? हॉस्पिटल। इसने काफ़ी हॉस्पिटल भी बनवाए थे, जिनको सिफा खाना कहते थे। जिनको क्या कहते थे? सिफा खाना कहते थे। इसने काफ़ी सिफा खाना बनवाए थे अपने राज्य में, काफ़ी हॉस्पिटल बनवाए थे, जिसमें बीमार लोगों का इलाज वगैरह होता था। ठीक है, इसने बेरोज़गार कार्यालय खोले थे। उनमें से जो बेरोज़गार युवा होते थे, लड़के होते थे, उनको कई विभागों में उनके स्किल के हिसाब से उनको नौकरियां देता था। ठीक है, फिर जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद इसने क्या किया? PWD का निर्माण करवाया। पहला ये शासक था जिसने लोक निर्माण विभाग बनाया था। लोक निर्माण
विभाग, लोक निर्माण विभाग, PWD, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट। इसने पहला ये शासक था जिसने लोक निर्माण विभाग बनवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और इसने शाही कारखाने खोले थे और फलों के बगीचे आदि भी काफ़ी बनवाए थे। ठीक है। इसने काफ़ी फलों के बगीचे आदि भी बनवाए थे और इसने लोक निर्माण विभाग यानी PWD का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके बाद काफ़ी इसने मंदिरों को भी तोड़ा। जगन्नाथ मंदिर, इसने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा था। ठीक है। इसके बाद ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर को भी इसने तोड़ा। इसने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर को भी इसने तोड़ा। ठीक है। और इतना होशियार होने के बाद भी पता नहीं कैसे भ्रष्टाचार चरम पे था। काफ़ी मिलती जुलती सरकारें हैं इसमें, काफ़ी मिलती जुलती है अपने इससे पूर्व सरकार से। भ्रष्टाचार चरम पर था, काम बहुत किया था लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे था। भ्रष्टाचार की वजह से ही कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। भ्रष्टाचार इसके शासन में चरम पे था। इसके बाद इसने दीवाने इस्तिहाक का निर्माण किया था। एक विभाग है दीवाने इस्तिहाक का निर्माण करवाया था जिसमें सैनिकों को पेंशन दी जाती है, जिसमें सैनिकों को पेंशन देना इसने चालू किया था। सैनिकों को इसने पेंशन देना भी चालू किया था। ठीक है। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन की मांग उठ रही थी अभी अपने मोदी सरकार में, जिसको पूरा किया गया। तो दीवाने इस्तिहाक का भी इसने निर्माण करवाया, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। काफ़ी काम इसने किया था, काफ़ी अच्छे काम भी किए थे इसने। ठीक है। फुतुहत फिरोज शाही, फुतुहत ए फिरोज शाही, यह आत्मकथा लिखी थी इसने अपनी। ठीक है। फुतुहत ए फिरोज शाही के नाम से इसने अपने एक ये आत्मकथा लिखी थी। यह अम्बाला से अशोक स्तंभ ले आया था। अम्बाला से क्या ले आया था? अशोक स्तंभ ले आया था। ठीक है। और सितंबर 1388 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और यहीं से इसका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है। सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासन में आता है कौन? इसके बाद काफ़ी शासन हुए थे इसके। लगभग जब 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो 1388 से 1414 तक कुछ थोड़े बहुत शासक रहते हैं। कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल, इस तरह से शासन में लोग रहते हैं। अब बात करेंगे कितने शासक रहे थे। लगभग 1388 से 1414 थे, लगभग 4 शासक रहे थे। और 4 सुल्तान ने शासन किया था। 4 सुल्तानों ने मिलकर 4 सुल्तानों ने शासन किया था। और कौन कौन से थे? सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक शाह, गियासुद्दीन तुगलक शाह। यह 1388 से 89 तक इसने शासन किया। ये लगभग 1 साल। ये 1388 में सितंबर में तो इसकी मृत्यु हुई थी। सितंबर के बाद से 1389 तक इसने शासन किया। 1 साल लगभग शासन किया था गियासुद्दीन तुगलक शाह ने। और इसके बाद आता है अबू बकर। इसके बाद नाम आता है अबू बकर का, जिसने 1390 1 साल इसने भी शासन किया था। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद शाह की बारी आती है। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह की बारी आती है। इसने 1390 से 1394 तक, 1390 से यह 1394 तक इसने शासन किया था। लगभग 4 साल इसने शासन किया। इसके बाद बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह की। नासिरुद्दीन महमूद शाह,
नासिरुद्दीन महमूद शाह ने 1394 से लगभग 1394 से 1314 तक शासन किया था। इसी के काल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसी के काल में किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर का आक्रमण। जब आक्रमण पढ़ेंगे तब हम लोग तैमूर के आक्रमण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी के बाद चालू हो जाता है कौन सा? सैयद वंश। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कम से कम एक बार तो सही से समझा करिए, सुनिए, उसके बाद दूसरी बार वीडियो देखेंगे तब आप इसको लिखा करिए। अपने नोट्स बनाते रहिए, लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।